नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूं और यही आशा करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे। हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज चालू की थी और साथ ही साथ जो आपके अपकमिंग क्वेश्चंस हैं जैसे कि करंट अफेयर्स है और दिल्ली पुलिस में आने वाली जिन एग्जाम्स की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है वो क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। तो आज आपकी सेकेंड क्लास है उसी प्रैक्टिस सेट की। बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में आपको आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो भी सिलेबस है जीएस का और इवन करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सारे हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। कल की क्लास आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद की है, बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए। तो चलिए, पहली क्लास अपलोड हो चुकी थी, आज ये दूसरी क्लास है। ध्यान से क्वेश्चंस देखने हैं और सबसे पहले एक प्रयास करना है कि आप खुद क्वेश्चंस देखें और उन्हें पहले खुद सॉल्व करने का प्रयास करें। और ये आपके कॉन्फिडेंस को सबसे ज़्यादा बूस्टअप करने वाली चीज़ होती है। जब आप क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको खुद को समझ में आता है कि हमसे कितनी चीज़ें बन रही हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्यों करवाई जा रही है? ताकि आप सबको पता है किसी भी एग्जाम का ट्रेंड हो, प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो सवाल हैं उनसे भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको भी आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, ये पूछा गया है। ऑप्शन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है राष्ट्रपति जी के चुनाव में? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, पहले तो ये जान लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप अपने आप बता देंगे। तो राष्ट्रपति जी के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो राष्ट्रपति जी के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करता है? निर्वाचित प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं। अब सवाल पूछा जा रहा है कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ये जो राज्यसभा है इसके कौन से मनोनीत सदस्य, वही मनोनीत सदस्य जो 12 लोग होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राष्ट्रपति जी के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में यही मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति जी के चुनाव में ये जो मनोनीत सदस्य हैं राष्ट्रपति जी द्वारा, ये पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में यही मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? दूसरी चीज, पूछे जाते हैं राष्ट्रपति जी से रिलेटेड आर्टिकल्स, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 52 हमें बताता है राष्ट्रपति जी के पद के बारे में कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। तो भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 53 हमें बताता है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 हमें क्या बताता है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति जी के चुनाव के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। आर्टिकल 55 में क्या बताया गया है? चुनाव की प्रक्रिया बताई गई है कि राष्ट्रपति जी का चुनाव में क्या प्रोसेस फॉलो होती है, किस प्रोसेस को यूज किया जाता है राष्ट्रपति जी के चुनाव में। तो प्रोसेस किस में है चुनाव की? 55 में है। 56 में क्या है? 56 बताता है राष्ट्रपति जी के कार्यकाल के बारे में कि राष्ट्रपति जी का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो राष्ट्रपति जी का कार्यकाल 5 सालों का होता है। वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 56 में। यहाँ आपको राष्ट्रपति जी से रिलेटेड आर्टिकल्स भी याद हो जाएंगे। तो इससे आपको प्रॉफिट ये है कि कुछ भी पूछेगा राष्ट्रपति जी से रिलेटेड तो अब आपसे बनेगा। 57 में क्या बताता है? राष्ट्रपति जी के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। पुनर्निर्वाचन का मतलब कि यदि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है, यदि कोई व्यक्ति भारत का एक बार राष्ट्रपति बन चुका है तो क्या वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसको सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी जो उसने पहली बार की थी। अब आता है कि राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का वर्णन किस में है? तो राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का वर्णन है आर्टिकल 58 में। योग्यताएं किस में है? 58 में। शपथ पूछी जाती है कि राष्ट्रपति जी की शपथ किस आर्टिकल में है? तो राष्ट्रपति जी की शपथ है आर्टिकल 60 में। फिर पूछी जाती है कि राष्ट्रपति जी पर जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है यानी कि महाभियोग प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में है? तो राष्ट्रपति जी पर महाभियोग आर्टिकल 61 में है। और यही महाभियोग प्रक्रिया है जो कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। क्लियर?
तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है राष्ट्रपति जी से रिलेटेड आर्टिकल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। सवाल पूछ रहा है कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं, हमने जान लिया है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं, हमने जान लिया है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं, ये हमने अभी जाना है। और हमने क्या पढ़ा कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, वही 12 लोग जिनका मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो पूछा क्या था कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, तो कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राष्ट्रपति जी के चुनाव में। अब एक नजर डाल लेते हैं राष्ट्रपति जी से रिलेटेड आर्टिकल्स में, पूछे जाते हैं ये एग्जाम में। आर्टिकल 52 बताता है राष्ट्रपति जी के पद के बारे में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 क्या बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो वो किस में है? आर्टिकल 53 में है। आर्टिकल 54 हमें क्या बताता है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कि राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा। ये कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करेंगे। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 55 क्या बताता है? राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में। 56 क्या बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 सालों का होगा। 57 क्या बताता है? पुनर्निर्वाचन की पात्रता, कि एक बार अगर राष्ट्रपति कोई बन गया है तो क्या वो दोबारा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसको सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। पूछ लेगा कि राष्ट्रपति पद की योग्यताएं किस आर्टिकल में है, तो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं आर्टिकल 58 में। 60 में क्या है? राष्ट्रपति जी की शपथ का प्रावधान है। और ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जी की शपथ किस आर्टिकल में, तो राष्ट्रपति जी की शपथ किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में है। राष्ट्रपति जी पर महाभियोग प्रक्रिया हमने कहां से ली है? तो अमेरिका से ली है। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एक जगह सारी चीजें समझ में आ जाएं। तो इतनी चीजें याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि। कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। और इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। क्लियर? राष्ट्रपति जी से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होके बहती है? बताइए, रिफ्ट वैली से होके कौन सी नदी बहती है, यानी कि भ्रंश घाटी से होके कौन सी नदी बहती है भारत में? ऑप्शन है महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। बताइए कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली से होके बहती? कौन सी नदी है? तो आप सब जानते हैं भ्रंश घाटी से होके कौन सी नदी बहती है? रिफ्ट वैली से बह होकर नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा, ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो पूछ ले कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से। यही नर्मदा नदी है जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। जहाँ बाकी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वहीं नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। नर्मदा और ताप्ती। और कैसे बहती है ये? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, उल्टी दिशा में बहती है। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई पूछ सकता है कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की टोटल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। और ये किसमें है? क्योंकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में भी बहती है, गुजरात में भी बहती है, महाराष्ट्र में भी बहती है। तो टोटल लंबाई उसकी कितनी है? 13-12 किलोमीटर। बाकी नदियां हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो आप सबको पता है, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर, वहां से निकलती है। नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से किसका उद्गम होता है? तो नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से किसका उद्गम होता है? त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के पास महाबालेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र के पास महाबालेश्वर से कौन निकलती है? महाबालेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। तो महाराष्ट्र के पास महाबालेश्वर, जो पश्चिमी घाट वाला जो आपका एरिया है, वहां से कृष्णा नदी निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है? चलिए मैं नहीं बता रही, ये आप बताइए कमेंट करके। मैंने अभी आपसे कोई सवाल नहीं किया ना, बताइए महानदी कहाँ से निकलती? आप नहीं बताएंगे तो मैं तो बताऊंगी ही सॉरी। तो बताइए महानदी कहाँ से निकलती है, कमेंट करके बताइए। और जिसने सही जवाब दिया उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। बताइए महानदी कहाँ से निकलती? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा। याद रखिएगा, ये अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। पूछता है अलग अलग नदियों का उद्गम स्थल, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ये पूछता है।
तो याद रखिएगा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी है, अनूपपुर जिला, वहां से होकर नर्मदा नदी निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के पास महाबालेश्वर, जो आपका पश्चिमी घाट वाला एरिया है, वहां से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। महानदी कहाँ से निकलती है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। ये उल्टी दिशा में बहती है, पूरब से पश्चिम, अरब सागर में गिरती है और अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, याद रखना है। और गोदावरी नदी नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पास महाबालेश्वर से होकर निकलती है। क्लियर? अगला सवाल मॉडर्न इंडिया का है कि ये जो नाम दिए गए हैं इन्होंने क्या काम किए हैं, तो बेसिकली आपको मैच करना है ये कॉलम। ऑप्शन दिए गए हैं आप सबके सामने कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, ज्योतिबा फुले जी, इन सबके नाम दिए गए हैं और कहा गया है कि मैच करिए कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी और ज्योतिबा फुले जी, बताइए इन्होंने क्या क्या काम किया। तो राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना। और कब की थी ब्रह्म समाज की स्थापना? 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया था? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी आर्य समाज की स्थापना? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी किससे संबंधित हैं? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के ही प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, अगर आपको याद हो। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब का है? 1856 का है, ये आया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का ये किस नंबर पे आ जाएगा? ये 3rd नंबर पे आ जाएगा। फिर ज्योतिबा फुले जी, ज्योतिबा फुले जी का क्या था? सत्यशोधक समाज। तो ज्योतिबा फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किसमें की थी? 1873 में की थी, जिसमें दलितों और महिलाओं के लिए क्या काम किया जाता था? उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए काम किया जाता था। तो बेसिकली ये पूछा गया है कि मैच करिए कॉलम कि किसने कौन व्यक्ति हैं जो किससे संबंधित हैं। तो जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने की? राजा राम मोहन राय जी ने। कब की? 1828 में की। आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के ही प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856 में। और ज्योतिबा फुले जी के प्रयासों से, या ज्योतिबा फुले जी ने किसकी स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज की 1873 में स्थापना की। और ये यही सत्यशोधक समाज है जो समाज के जो दलित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अछूत वर्ग हैं, उनकी उत्थान के लिए काम करता है। तो अब कर लीजिए मैच द कॉलम, बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। चलिए, राजा राम मोहन राय जी का ब्रह्म समाज, तो ए का क्या हो जाएगा? ये। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज, तो बी का फर्स्ट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी 3rd का 3rd और ज्योतिबा फुले जी सत्यशोधक समाज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1828 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1856 में। ज्योतिबा फुले जी ने किसकी स्थापना की? सत्यशोधक समाज की। कब की? 1873 में। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 में। सन भी इंपॉर्टेंट है, ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने मेंशन किए हैं ईयर्स आपको, इनके ईयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी, और इन्हीं का कोट है वेदों की ओर लौटो। तो पूछा जाता है वेदों की ओर लौटो किसका कोट है? तो यही आर्य समाज का कोट है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कोट है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी, और सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले जी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से आया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। क्लियर? तो इतनी चीजें याद रखिएगा आप। ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि किन्होंने किसकी स्थापना की। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो याद रखना है आपको, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? देखिए, नेक्स्ट सेंसस होने वाले हैं, नेक्स्ट जनगणना होने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबल ये है कि आपके एग्जाम में 2011 की जनगणना के सेंसस पूछे जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? बताइए। 76.04, 69.04, 65.46 और 67.04। पूछ किसकी रहा है? याद रखिएगा, महिला साक्षरता पूछ रहा है, महिलाओं की साक्षरता पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल साक्षरता कितनी थी। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार टोटल साक्षरता भारत की कितनी थी? किसी को याद है क्या? रिकॉल करिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की टोटल साक्षरता दर कितनी थी? 74.04 के आसपास थी। 74.04 के आसपास ये टोटल साक्षरता थी, कुल साक्षरता थी।
अब इसमें सवाल पूछ लेगा कि पुरुष साक्षरता कितनी थी और महिला साक्षरता कितनी थी। तो याद रखिएगा पुरुष साक्षरता कितनी थी 82.14% के आसपास, ये कितनी थी पुरुष साक्षरता थी। और महिलाओं की साक्षरता कितनी थी, तो ये थी लगभग 65.46% के आसपास, ये महिला साक्षरता थी। तो ऐसे भी डीप क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि भारत की टोटल साक्षरता कितनी थी, सिर्फ इतना नहीं पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि पुरुष साक्षरता कितनी थी और महिला साक्षरता कितनी थी। तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता या टोटल साक्षरता कितनी थी, तो याद रखिएगा 74.04, मतलब ओवरऑल 74% के आसपास थी भारत की टोटल साक्षरता। उसमें से पुरुष साक्षरता कितनी थी, इस 74 में से पूछा जा रहा है। इस 74% को पूरा ओवरऑल माना जा रहा है। इस 74% का कितने परसेंट पुरुष साक्षरता थी, 82.14%। और महिला साक्षरता कितनी थी, 65.46। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो महिला साक्षरता पूछा है, तो महिला साक्षरता कितनी थी, 65.46। तो राइट आंसर हो जाएगा महिला साक्षरता थी 65.46। और भारत की टोटल साक्षरता 74%, लगभग पूरी 74%, जिसमें से पुरुषों की कितनी 82.14। तो अब आपको याद रखना है कि भारत की टोटल साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार थी 74% के आसपास, जिसमें से पुरुष साक्षरता परसेंटेज बेसिस पे कितनी थी, तो 82.14 के आसपास पुरुष साक्षरता, और महिला साक्षरता 65.46। तो राइट आंसर हो जाएगा 65.46 के आसपास महिला साक्षरता थी। क्लियर, तो याद रखिएगा। तो भारत की कुल साक्षरता पूछेगा तो 74% के आसपास थी वो। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है, पूछा गया सवाल है आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। संसद को माना जाता है, न्यायपालिका को माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है, या प्रधानमंत्री को माना जाता है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक आपके भारतीय संविधान में किसे माना जाता है, तो आप सबको पता है न्यायपालिका को। अब मुझे ये बताइए कि न्यायपालिका तो कई तरह की होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इन्हें किस प्रकार से माना जाता है मूल अधिकारों का संरक्षण। तो सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार। किसका अधिकार है, रिट जारी करने का, रिट जारी करने का अधिकार है। और यही रिट जारी करने के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हमारे मानवाधिकारों की रक्षा करता है, और हम अपने अधिकारों के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो एक दूसरा सवाल क्या बनता है, दूसरा सवाल ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 226 के अंतर्गत है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि मुझे ये बता दीजिए आप सब कि रिट जारी करने का जो क्षेत्राधिकार है या रिट जारी करने की जो पावर है वो किसके पास ज्यादा है। क्षेत्राधिकार मतलब व्यापक कौन है रिट जारी करने के क्षेत्र में, रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि किसका क्षेत्राधिकार ज्यादा है रिट जारी करने के अधिकार के मामले में, किसका क्षेत्राधिकार ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो याद रखिएगा कि मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है, न्यायपालिका को जाना जाता है, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आप पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 32 याद रखना है। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत रिट जारी करता है, तो 226 के अंतर्गत। रिट जारी करने का अधिकार दोनों को है, सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी। और आपको ये कमेंट करके बताना है कि किसका क्षेत्राधिकार ज्यादा है रिट जारी करने के क्षेत्र में, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का। तो पूछ लेगा कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 226 यानी कि आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट जारी करता है, जिसके अंतर्गत हम डायरेक्ट अपने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो मनुष्यों, हमारे जो मानवाधिकारों की रक्षा है या मूल अधिकारों की रक्षा है, तो मूल अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। किसके द्वारा, रिट जारी करना। रिट कौन सी होती है, आप सबको पता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस जिसे आप कहते हैं, और परमादेश है, उत्प्रेषण है, अधिकार प्रक्षा है। तो इनके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत, याद रखना है। क्लियर? पूछा था मौलिक अधिकारों का संरक्षण, तो कौन है? न्यायपालिका भारतीय संविधान में। सरकार द्वारा लगाई गई सीमाओं या बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? बताइए। सरकार ने कुछ सीमाएं लगाई, किसी चीज में प्रतिबंध लगाए और उन प्रतिबंधों को हटा दिया, तो उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है आप सबके सामने। उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, ऑल ऑफ द एबव। बताइए। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए मुझे कहीं कोई व्यापार करना है, किसी देश में जाके या किसी दूसरे राज्य में जाके, वहां पे सरकार ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए थे कि पहले मैं जाऊं तो पहले मैं वहां के डॉक्यूमेंटेशन पूरे करवाऊं, फिर मुझे जमीन के लिए वहां एक्सेस मिले कि वहां मैं जहां पे मुझे उद्योग लगाना है वहां की जमीन का मुझे पूरे ब्यौरा देना पड़े, डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़े। तो ये सरकारी प्रतिबंध होते हैं, और अगर ये सरकार प्रतिबंध हटा दे तो उसको क्या कहा जाएगा? और यही काम हुआ था 1991 में, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे जाना जाता है एलपीजी रिफॉर्म के नाम से। जिसे किसके नाम से जाना जाता है? एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। और एलपीजी सुधारों की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्यों पड़ी थी एलपीजी सुधारों की जरूरत? क्योंकि भारत में उस समय व्यापारिक घाटा चरम पे था, राजकोषीय घाटा चरम पे था, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा असंतुलित चल रहा था। तो इसके लिए भारत ने क्या किया? एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए। और ये एलपीजी रिफॉर्म्स कब आए? 1991 में। और इसी के अंतर्गत 3 पॉलिसीज अपनाई गई। कौन कौन सी? उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, दूसरा कौन सा? प्राइवेटाइजेशन, जिसे निजीकरण कहते हैं, निजीकरण। और तीसरा कौन सा अपनाया गया? वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। इनके टर्म्स का मतलब क्या है मैं वो भी समझा दूंगी आपको, लेकिन उसके पहले ये याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि जब एलपीजी रिफॉर्म आए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा, जब एलपीजी रिफॉर्म आए थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी। कौन थे? तो याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ये पूछा जाने वाला सवाल है, पीवी नरसिम्हा राव जी। और उस समय भारत के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जब भारत में एलपीजी रिफॉर्म आए? तो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ये भी याद रखिएगा। क्लियर? तो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है दिमाग में। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आप कहीं दूसरी जगह व्यापार कर रहे हैं और वहां की सरकार ने बहुत ज्यादा प्रतिबंध चीजों पे लगाया हुआ है, तो क्या आप वहां पे व्यापार करेंगे? नहीं करेंगे। क्या उस राज्य में एफडीआई आएगा? नहीं आएगा। तो इसी के लिए सरकार ने कौन सी नीति अपनाई? उदारीकरण की नीति अपनाई, लिबरलाइजेशन की नीति अपनाई कि अब ज्यादा सरकारी प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाया जाए, ताकि कोई बाहर से अगर एफडीआई आता है तो उसको भारत में व्यापार करने के लिए एक सरलता हो सके, उसको ज्यादा कठिनाई ना हो। तभी तो ज्यादा एफडीआई आएगा। ज्यादा एफडीआई आएगा तो विदेशी मुद्रा ज्यादा आएगी, नई टेक्निक्स ज्यादा आएंगी। तो इस वजह से कौन सी नीति अपनाई गई? उदारीकरण की नीति अपनाई गई। तो जब सरकारी प्रतिबंध कम होता है, सरकार द्वारा लगाई गई सीमाएं और उनको हटाने की प्रोसेस की बात होती है, तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। निजीकरण आप सबको पता है। प्राइवेटाइजेशन क्या है? कि सरकार अपनी जो हिस्सा है, सरकारी संपत्ति है, उसका कुछ हिस्सा किसे सौंप दे? प्राइवेट कंपनीज को सौंप दे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल में स्थित है। सरकार ने रेलवे का वो जो स्टेशन है उसको किसे सौंप दिया? प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया। प्राइवेट कंपनी ने उसे अपने अकॉर्डिंग बनाया। तो सरकार की संपत्ति थी रेलवे, लेकिन उसका कुछ हिस्सा सरकार ने किसे दे दिया? प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया कुछ सालों के लिए। तो वो क्या किया? उसका प्राइवेटाइजेशन किया, निजीकरण किया। वैश्वीकरण क्या होता है? कि मान लीजिए भारत में एफडीआई आया, जब बुलेट ट्रेन लगाने के लिए भारत में एफडीआई आया, बाहर से जो इंजीनियर्स हैं वो भी भारत आए। जब इंजीनियर्स हैं वो भारत आएंगे तो वो अपनी टेक्निक्स भी लेके आएंगे, वो हमारे भारत के इंजीनियर्स के साथ मिलके काम भी करेंगे। तो विचारों का आदान प्रदान भी होगा, टेक्निक्स का आदान प्रदान भी होगा, और पैसे का तो होना ही है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वैश्वीकरण, कि विचार भी एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं, पैसे तो हो ही रहे हैं, और हमारी जो टेक्निक्स हैं वो भी एक दूसरे तक पहुंच रही हैं। तो इसे कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। क्लियर? तो ये तीनों टर्म है जो मैंने आपको समझाया कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या होता है। तो सरकार द्वारा जब प्रतिबंध हटाए जाते हैं किसी भी क्षेत्र से, यानी कि सरकार उदारीकरण की ओर बढ़ती है, सरकार उदार होती है, प्रतिबंध हटाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन। तो सरकारी प्रतिबंध जब कम किए जाते हैं तो वो होता है उदारीकरण। सरकार अपना हिस्सा प्राइवेट कंपनीज को सौंपती है, वो होता है प्राइवेटाइजेशन। जब विचारों का आदान प्रदान होता है, टेक्निक्स का आदान प्रदान होता है, हम वैश्विक रूप से
मिक्स होते हैं किसी भी विचार से, तो उसे क्या कहा जाता है, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। एलपीजी रिफॉर्म कब आए थे ये पूछा जाता है, तो एलपीजी रिफॉर्म आए थे 1991 में, याद रखना है। एलपीजी रिफॉर्म जब आए तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है और गलती से लोग लगा के चले आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, लेकिन नहीं, भारत के प्रधानमंत्री उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं थे। कौन थे भारत के प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव जी थे। और वित्त मंत्री कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो अगर पूछ लेगा कि जब एलपीजी रिफॉर्म आए तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और सरकार जब प्रतिबंध हटाती है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। भाषाई प्रांत समिति, जिसे जेवीवी समिति के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कौन शामिल नहीं था। बेसिकली पूछा गया है जेवीपी समिति में कौन शामिल नहीं था, कौन सा सदस्य शामिल नहीं था। ऑप्शन है आप सबके सामने, जवाहरलाल नेहरू जी, वीवी कृष्णचारी जी, वल्लभ भाई पटेल जी, पट्टाभी सीतारमैया जी। तो देखिए जेवीपी समिति के बारे में एक जानकारी ले लीजिए आप। जेवीपी समिति पूछा जाता है कि जेवीपी समिति का गठन कब हुआ, क्यों हुआ, ये सारे सवाल आते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो जेवीपी समिति है, जो इसका गठन हुआ था, वो हुआ था दिसंबर 1948 में। क्लियर। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि इसका गठन कब हुआ, तो दिसंबर 1948 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय जो भाषाओं का पुनर्गठन की, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, तो ये समिति किससे संबंधित थी, भाषाई राज्यों के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है उससे संबंधित थी। तो ये भी याद रखिएगा कि ये किससे संबंधित थी, राज्यों के पुनर्गठन से। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित समिति थी ये, पुनर्गठन से संबंधित समिति थी ये। क्लियर। भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था उससे संबंधित थी। अब देख लीजिए इसके नाम में ही इसके सदस्यों का नाम छुपा है। कैसे, जे से है जवाहरलाल नेहरू जी, जे से कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी। वी से कौन है, वल्लभ भाई पटेल जी, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और पी से कौन है, पट्टाभी सीतारमैया जी। तो अगर पूछ ले कौन शामिल नहीं था, तो सिर्फ इसके नाम पे ध्यान दीजिएगा, सीतारमैया जी। सिर्फ इसके नाम पे आपको ध्यान देना है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन शामिल नहीं था। नाम में है जे, नाम में है वी और नाम में है पी, जेवीपी समिति। और जो सदस्य इसमें शामिल थे उन्हीं के नाम के आधार पर इस समिति का नाम रख दिया गया है। तो जे से है जवाहरलाल नेहरू, वी से है वल्लभ भाई पटेल, पी से है पट्टाभी सीतारमैया। तो जे से कौन है, जे से है जवाहरलाल नेहरू, वी से कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और पी से कौन है, पी से है पट्टाभी सीतारमैया। तो सीधी सी बात है, पूछा था शामिल कौन नहीं है, तो आपको आंसर पता चल गया कौन शामिल नहीं था, वीवी कृष्णमाचारी जी शामिल नहीं थे। और जेवीपी समिति का गठन कब हुआ पूछेगा, तो जेवीपी समिति का गठन कब हुआ है, तो दिसंबर 1948 में इसका गठन हुआ है। किस से संबंधित समिति है ये, तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित समिति है। भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हो रहा था उससे संबंधित समिति है। तो जेवीपी समिति 3 लोगों की थी, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी और पट्टाभी सीतारमैया जी। गठन कब हुआ है, दिसंबर 1948 में इसका गठन हुआ है। किससे संबंधित थी, तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित थी। क्लियर। तो आपको इतनी चीजें जेवीपी समिति के बारे में याद रखना है कि जेवीपी समिति का गठन जरूर याद रखिएगा, ये पूछा गया सवाल। दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति का गठन हुआ था और ये किससे संबंधित थी, तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का जो मुद्दा था उसकी जांच से संबंधित समिति थी। तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित समिति है जेवीपी समिति। क्लियर। और दिसंबर 1948 में इसका गठन हुआ। अब आ जाते हैं बौद्ध संगीतियों पर। पूछी जाती हैं कि बौद्ध संगीतियां चारों कहाँ हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई, या कौन से राजा के संरक्षण में हुई, पूछी जाती हैं जो चारों बौद्ध संगीति हैं। तो चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बोला है प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ, इनका जगह दी गई है कि कहाँ कहाँ हुई है। यहाँ हम एक चीज और जानेंगे साथ साथ कि ये किसकी अध्यक्षता में हुई है और इस समय राजा कौन था, मतलब किस राजा के संरक्षण में हुई है। तो पहले यहाँ एक और पॉइंट डाल लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अध्यक्ष, थोड़ा और ऊपर लिखते हैं ताकि रिलेट करने में आसान रहे। यहाँ लिख लेते हैं अध्यक्ष और यहाँ लिख लेते हैं किस राजा के संरक्षण में है। क्लियर। चलिए, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो आप सबको पता होगा राजगृह। दूसरी कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी कहाँ हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। अब ये मुझे कैसे पता चला, तो आप याद रखिएगा एक कोड अगर आप याद रखेंगे तो शायद आपको आसानी लगे इसको आंसर को करने में। कोड क्या है,
राम विकास पामो और ककवा। ये कोड है वो मैंने यूज किया था जब मैंने बौद्ध संगीति पढ़ी थी। तो इसमें फायदा क्या होता है कि जो इसके पहले लेटर्स हैं वो आपको जगह याद करवा देंगे कि चारों बौद्ध संगीति का जो क्रम है वो क्या था। रा से पहली हुई थी राजगृह में, वी से दूसरी हुई थी वैशाली में, पी से तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथा ये ककवा, मैं यहाँ पे क्लियर लिख देती हूँ, ये है, एक सेकेंड, ककवा। तो ये ककवा, तो का से कहाँ हो जाएगा, कुंडलवन कश्मीर में। और इसी कोड से आप याद कर सकते हैं क्या, अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुई है और किस राजा के संरक्षण में हुई है। कैसे, देखिए अभी हम पढ़ लेते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। फिर हम कोड से इसको याद कर लेंगे। तो याद रखिएगा महाकश्यप है, उनकी अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और उस समय राजा कौन थे, यानी कि किस राजा के संरक्षण में हुई है ये, तो अजातशत्रु के संरक्षण में। दूसरी बौद्ध संगीति आपको याद रखना है कि इस समय कौन किसकी अध्यक्षता में हुई है, तो सभाकामी इनकी अध्यक्षता में हुई है। और राजा कौन थे, कालाशोक। राजा कौन थे, कालाशोक। यहाँ ऊपर पहली बौद्ध संगीति में थे अजातशत्रु और दूसरी में कौन थे, दूसरी में थे कालाशोक। अभी आप इस कोड से देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, इस कोड से हमको सारी चीजें याद हो रही हैं कि कहाँ कहाँ हुआ है, किसकी अध्यक्षता में हुआ है और कौन से राजा के संरक्षण में हुआ है। तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। किसने की थी, मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। और किसके संरक्षण में हुई थी, तो अशोक के संरक्षण में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति की बात की जाए तो चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई थी, वसुमित्र। वसुमित्र जिसे अश्वघोष के नाम से भी जाना जाता है। वसुमित्र या अश्वघोष के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय राजा कौन थे, तो का से आपको कोड से ही समझ में आ रहा होगा कौन थे राजा, कनिष्क। तो ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस एक चीज में आपको बहुत सारी चीजें पता, इस एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे फैक्ट पता चलेंगे। अब देख लीजिए इस कोड को। पहली बौद्ध संगीति रा से कहाँ हुई, राजगृह में, दूसरी हुई वैशाली में, तीसरी हुई पी से पाटलिपुत्र में और चौथी हुई कुंडलवन कश्मीर में। ये आपने जान लिया। अब इसी कोड से आप जान लेंगे कि अध्यक्षता किसने की है। कैसे, देखिए माँ से क्या है, महाकश्यप। देखिए वहां महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी, पहली बिल्कुल की थी। का देखिए दूसरे में सभा का भी उन्होंने अध्यक्षता की थी, बिल्कुल की थी। तीसरा देखिए माँ मोगलीपुत्र तिस्स, उन्होंने की थी तीसरी अध्यक्षता, बिल्कुल। और चौथा क्या है, वसुमित्र या अश्वघोष। नहीं, हमने पहले राजा पढ़ लेते हैं उसके बाद, हाँ यहाँ पे है राजा और फिर उसके बाद अध्यक्षता किसने की थी। ये राजा आप ऐसे याद रखिएगा, पहले हम राजा देखेंगे उसके बाद हम अध्यक्षता देखेंगे। मैंने ये कोड पढ़ा था और मुझे ये काफी हेल्पफुल लगा इस वजह से, क्योंकि बौद्ध संगीति की जगह याद करना, बौद्ध संगीति की राजा याद करना और बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बहुत कंफ्यूज करता है। आप कितनी भी बार पढ़ के चले जाएंगे लेकिन आपको यहाँ तो कंफ्यूजन होने ही होने वाला है। तो इसकी वजह से हमें एक कोड बनाना पड़ेगा ताकि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ थोड़ा आराम से पढ़ते हैं। राम विकास का पामो ककवा, मान लीजिए ये कोड है, जिसमें से पहला लेटर हमें क्या बताता है, चारों बौद्ध संगीतियों की जगह बता देता है। दूसरा जो है, जैसे अध्यक्षता नहीं बताएगा, दूसरा राजा बताएगा। जैसे ये डिनोट करता है आको, तो पहली जो संगीति हुई वो किसके समय हुई, अजातशत्रु के। दूसरी का से कालाशोक। तीसरी तीसरी ये भी डिनोट कर रहा है आको, तो तीसरी किसके शासनकाल में हुई, अशोक के शासनकाल में। और चौथी किसके शासनकाल में हुई, का से कनिष्क के शासनकाल में। अब देख लीजिए किसकी अध्यक्षता में हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई है, तो आप देखेंगे मोगलीपुत्र तिस्स, सभा का भी मोगलीपुत्र तिस्स। पहला है महाकश्यप, दूसरा है सभा का भी, तीसरा है मोगलीपुत्र तिस्स और चौथा है वसुमित्र। अब सोचिए कितना कंफ्यूजिंग है, लेकिन कोड से थोड़ा सा आसानी हो जाती है पढ़ने में। तो पहला लेटर हमें जगह बता देता है, दूसरा लेटर जो है वो हमें राजा बता देता है कि किसके संरक्षण में हुई है, और तीसरा लेटर जो है इस कोड का वो हमें क्या बताता है, अध्यक्ष के बारे में बताता है कि किसकी अध्यक्षता में हुई है। तो एक बार कॉपी पेन उठा के ये कोड लिख लीजिएगा, राम विकास पामो ककवा, और इसको थोड़ा सा खुद भी करने की कोशिश करिएगा कि पहला लेटर देखिएगा तो पहला लेटर इसका, हर वर्ड का पहला लेटर आपको जगह बता देगा, दूसरा लेटर आपको
राजा बता देगा कि किस राजा के संरक्षण में हुई है, और जो तीसरा लेटर है वो आपको अध्यक्ष बता देगा कि किसकी अध्यक्षता में हुई। क्योंकि आप कितना भी रटेंगे, कितना भी चीजें करेंगे, चीजें इसमें कंफ्यूजन होता ही होता है अध्यक्ष और राजा में। तो मैं थोड़ा समय लेके इस क्वेश्चन को इसलिए बता रही हूं कि इस कोड को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। उसमें ये लिख लेना है कि जो पहला कोड है, पहला वर्ड है, किसी भी, जैसे राम शब्द लिखा हुआ है, इसका जो पहला वर्ड है वो आपको जगह बताएगा कि किस जगह हुआ है, किस जगह बौद्ध संगीतियां हुई हैं। दूसरा लेटर क्या आपको बताएगा, जो दूसरा लेटर है वो आपको राजा के बारे में बताएगा कि किस राजा के संरक्षण में ये बौद्ध संगीतियां हुई हैं, पूरे क्रम अनुसार बताएगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये पहली बौद्ध संगीति का कोड है, ये दूसरी बौद्ध संगीति का कोड है, ये तीसरी बौद्ध संगीति का कोड है, और ये ककवा चौथी बौद्ध संगीति का है। जैसे आपने ककवा देखा तो ककवा में पहला वर्ड आपने देखा कि कहाँ हुई है, तो कुंडलवन कश्मीर में हुई है। दूसरा वर्ड आपने देखा का, किस राजा के संरक्षण में हुई है, कनिष्क के। तीसरा वर्ड आपने देखा वा, किसकी अध्यक्षता में हुई है, वसुमित्र अश्वघोष के। तो थोड़ा सा यहाँ पे रुकिएगा, कॉपी पेन उठा लीजिएगा, उसमें ये कोड लिख के खुद देखिएगा कि अब हमसे चीजें बन रही हैं या नहीं बन रही। तो ये कोड में पहला वर्ड क्या बता रहा है, जगह, पहला लेटर जगह, दूसरा लेटर क्या बता रहा है, किस राजा के संरक्षण में हुई, और तीसरा लेटर क्या बता रहा है, किसकी अध्यक्षता में हुई। तो ये शायद हेल्प कर जाए आपको, तो एक बार देख लीजिएगा, और इससे सवाल पूछा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहले का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और फोर्थ का फोर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? तो याद रखिएगा, मैं फिर बार बार अनुरोध कर रही हूँ, कंफ्यूज होंगे आप, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बौद्ध संगीति कब हुई है, जिनको याद है बहुत अच्छी चीज है, जिनको बौद्ध संगीतियां नहीं याद होती हैं कि कब हुई हैं, किस राजा के संरक्षण में हुई है, किस अध्यक्ष कौन था, तो प्लीज ये कोड एक बार लिख लीजिएगा कॉपी में, शायद आपके लिए मददगार हो जाए। पहला वर्ड, आप ये जो पहला राम वर्ड है वो आपको पहली बौद्ध संगीति से के बारे में सब बता देगा कि कहाँ हुई है, किस राजा के संरक्षण में हुई है, किसकी अध्यक्षता में हुई है। दूसरा वर्ड सेम चीज आपको बता देगा दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में, तीसरा वर्ड तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में, और चौथा वर्ड चौथी बौद्ध संगीति के बारे में। और पहला वर्ड क्या बता रहा है, कहाँ हुई है, जैसे कुंडलवन कश्मीर में हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई, तो कनिष्क राजा के संरक्षण में हुई, और चौथा बता देगा किसकी अध्यक्षता में हुई है, तो वसुमित्र अश्वघोष के संरक्षण में या अध्यक्षता में हुई। क्लियर? तो इतनी चीजें याद रखिएगा। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अरब सागर के तट पर स्थित है। देखिए, हम सरल क्वेश्चंस तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना। और अगर बौद्ध संगीतियां आती हैं आपके एग्जाम में, आप सबको पता है प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया सवाल है आपका बौद्ध संगीति वाला, तो यहाँ मैं ये भी बता के बढ़ सकती थी कि ठीक है, यहाँ पे मैं ये चीजें भी बता के बढ़ सकती थी कि कहाँ कहाँ होती हैं, खत्म करो, क्यों बताना है ज्यादा। लेकिन ये भी तो पूछ सकता है इस एग्जाम में कि कौन किसकी अध्यक्षता में हुई, चारों बौद्ध संगीतियां, ऐसे क्रम दे देगा, ये चारों बौद्ध संगीतियां किस राजा के संरक्षण में हुई, क्रम दे देगा। फिर आप क्या करेंगे, तो फिर तो वहां पे आपको सारी चीजें जानना है। तो इस वजह से थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन होता है, तो उसमें भी ये सोचा करिए कि यहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं नई, जिनकी संभावनाएं हैं कि शायद ये एग्जाम में पूछ ले। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो अरब सागर के तट पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह है जो अरब सागर के तट पर स्थित है, बताइए। ऑप्शन है आप सबके सामने, हल्दिया बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। ये है इंडिया का मैप मान लीजिए, और यहाँ है अरब सागर, यहाँ है अरब सागर, और यहाँ क्या स्थित है, यहाँ स्थित है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी स्थित है। अब ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो अरब सागर के तट पर स्थित है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये बंदरगाह स्थित कहाँ है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह कहाँ है, आप सब जानते हैं, वेस्ट बंगाल में है, हुगली नदी पर। कहाँ स्थित है, वेस्ट बंगाल में है, और ये हुगली नदी पर है। ठीक है, ये हमने जान लिया। दूसरा दिया है विशाखापट्टनम बंदरगाह, और विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है। तीसरा है कांडला बंदरगाह, जिसे आप दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, तो ये कहाँ है, गुजरात की कच्छ की खाड़ी के पास स्थित है। और तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर? तो अब बता दीजिए कि अरब सागर में कौन सा स्थित होगा। आप राज्यों के आधार पे ही देख लीजिए ना। मान लीजिए यहाँ वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे आपका आंध्रा है, आंध्र प्रदेश है, और यहाँ आपका है तमिलनाडु, और यहाँ है आपका गुजरात। अब मुझे आप खुद बता दीजिए कि कौन सा बंदरगाह है जो अरब सागर में स्थित होगा, बता दीजिए।
कौन सा बंदरगाह है जो अरब सागर में स्थित होगा? तो सीधी सी बात है, गुजरात वाला स्थित होगा। ये बाकी तो बंगाल की खाड़ी वाले हैं। वेस्ट बंगाल में जो हल्दिया बंदरगाह है वो कहाँ किसको टच कर रहा है? बंगाल की खाड़ी को। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश वाला है वो किसको टच कर रहा है? बंगाल की खाड़ी को। तूतीकोरिन जो तमिलनाडु में स्थित है वो किसको टच कर रहा है? सीधी सी बात है, बंगाल की खाड़ी को टच कर रहा है। और कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो गुजरात वाला किसे टच कर रहा है? अरब सागर को। और पूछा क्या है सवाल में? पूछा तो अरब सागर ही है। तो अरब सागर को टच करने वाला कौन सा है? कांडला बंदरगाह, गुजरात। क्लियर? और याद रखिएगा, यही कांडला बंदरगाह है जिसका नाम बदल के अब क्या नाम कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नाम बदल के कर दिया गया है। तो पूछ सकता है कि दीनदयाल उपाध्याय जो नाम बदला गया है वो किस बंदरगाह का बदला गया है? तो कांडला बंदरगाह का बदला गया है, याद रखिएगा। क्लियर? तो हल्दिया बंदरगाह ये भी पूछ सकता है कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल में। किस नदी पर है हल्दिया बंदरगाह? तो हुगली नदी पर स्थित है, याद रखिएगा कि हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कांडला कहाँ है? गुजरात के कक्ष में। और तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में। क्लियर? और कांडला बंदरगाह का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नाम कर दिया गया है। क्लियर? और यहाँ अरब सागर में कौन सा स्थित है? यही कांडला बंदरगाह स्थित है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। भारत के 15th उपराष्ट्रपति के रूप में 2025 में किसे नियुक्त किया गया? आपके करंट अफेयर्स का सवाल है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेंकैया नायडू जी को, जगदीप धनखड़ जी को, सीपी राधाकृष्णन जी को, या एम हामिद अंसारी जी को? बताइए। आप सबको पता है कि जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया था अपने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से। और उसके बाद कौन बने हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन जी। किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? तो याद रखिएगा 15th क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। अब मैं आपसे सवाल करूं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो हमने जाना था क्या कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं। उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में। राष्ट्रपति जी के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि पार्टिसिपेट कर रहे थे, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में ये मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते। ये सबसे बड़ा अंतर। क्लियर? उपराष्ट्रपति जी से रिलेटेड भी कुछ आर्टिकल्स हैं, वो जान लीजिए। कौन कौन से? याद रखिएगा, आर्टिकल 63 क्या बताता है कि भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। क्लियर? आर्टिकल 67 67A उपराष्ट्रपति जी के त्याग पत्र के बारे में बताता है। आर्टिकल 69 राष्ट्रपति जी की शपथ के बारे में बताता है। 69 किसके बारे में बताता है? तो राष्ट्रपति जी की शपथ के बारे में बताता है। और हमने अभी जाना कि आर्टिकल 63 क्या बता रहा है? आर्टिकल 63 बता रहा है कि उपराष्ट्रपति जी के पद के बारे में, कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। क्लियर? ये कुछ आर्टिकल्स हैं उपराष्ट्रपति जी से रिलेटेड। तो भारत के 15th क्रम के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन जी। क्लियर? दूसरी चीज, उपराष्ट्रपति के पद में, उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है संविधान के? तो आर्टिकल 63 में है उपराष्ट्रपति जी का पद। उपराष्ट्रपति जी की शपथ किस में है? तो आर्टिकल 69 में है। उपराष्ट्रपति जी त्याग पत्र किस आर्टिकल के अंतर्गत देते हैं? तो आर्टिकल 67A के अंतर्गत देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। क्लियर? तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा कि भारत के 15th क्रम के उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? सीपी राधाकृष्णन जी। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं ये? साउथ इंडिया से हैं। बताइए किस राज्य से हैं? भारत के जो नए उपराष्ट्रपति हैं हमारे, वो साउथ इंडिया में किस राज्य से हैं? बताइएगा। दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला किस शासक को कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, सिकंदर लोदी को। लाख बख्श किसे कहा जाता है? यानी लाखों का दानी। आप सबको पता है कि मोहम्मद गौरी के भारत से जाने के बाद उसने अपना जो शासन था वो किसे सौंप दिया? अपने गुलामों को सौंप दिया। और तभी से स्थापना हुई 1206 ईस्वी में दिल्ली में किसकी? गुलाम वंश की। तो 1206 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? 1206 ईस्वी में स्थापना होती है गुलाम वंश की। और गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो गौरी का एक गुलाम था। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है।
यही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने कई सारे निर्माण करवाए, जैसे यही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने अजमेर में बनवाया 2.5 दिन का झोपड़ा। तो अजमेर में इसने क्या बनवाया? अजमेर में इसने बनाया 2.5 दिन का झोपड़ा। जो सवाल पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया है? 2.5 दिन का झोपड़ा इसी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया। दूसरा, इसने दिल्ली में क्या बनवाई? तो इसने दिल्ली में बनवाई थी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो पूछा जाता है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद एक तो कहाँ है? तो दिल्ली में है। और किसने बनवाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी चीज पूछा क्या है कि लाखों का दान करने वाला किस शासक को कहा जाता था? तो लाखों लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने क्या किया? 1206 ईस्वी में इसने क्या किया था? दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की थी। दिल्ली में किसकी स्थापना की? गुलाम वंश की स्थापना की। तो गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में भी किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन याद रखिएगा, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश। पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। किसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए बेसिक सी कि लाखों का बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुलाम वंश की इसने स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था और दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो अगर मैं कहूँ कि कुतुबुद्दीन के कार्य कौन कौन से थे, तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और गुलाम वंश की स्थापना। और इसे ही कहा जाता है लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आइए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग स्थापना वर्ष बेसिकली पूछा है इनके बारे में कि किसकी स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, होम रूल लीग, गदर पार्टी, बताइए इनकी स्थापना कब हुई। तो इनकी स्थापना के लिए अब क्या ही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1885 में ए.यू. ह्यूम द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में, आगा खां का नाम जिसमें आगे आता है। होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग के गठन 1916। और होम रूल लीग के गठन में 2 लोगों का नाम सबसे ज्यादा आता है, किनका? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। और ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि किसने कब स्थापना की होम रूल लीग की। तो होम रूल लीग के गठन से 2 नाम है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अब मुझे बताइए कि पहली बार होम रूल लीग का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा, होम रूल लीग का गठन अप्रैल 1916 में कर दिया था। किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक ने। तो पूछे कि पहले किसने किया था? तो पहले किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने अप्रैल 1916 में। और उसके बाद सितंबर में किया था एनी बेसेंट जी ने। सितंबर 1916 में किसने किया था? एनी बेसेंट जी ने। कहाँ? अडेयार मद्रास में। अडेयार मद्रास में इन्होंने होम रूल लीग का गठन किया। और इन्होंने कहाँ किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने पुणे, बेलगाम, यहाँ किया था। तो ये बहुत कंफ्यूज करता है कि किसने पहले किया। तो होम रूल लीग का गठन कब हुआ था? 1916 में। और किनका 2 लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है? तो बाल गंगाधर तिलक जी, इन्होंने पहली बार किया था अप्रैल 1916 में। कहाँ स्थापना की थी होम रूल लीग की? पुणे में। ये सवाल भी पूछा जाता है। और फिर किन्होंने किया? फिर किया एनी बेसेंट जी ने। कब? सितंबर 1916 में। कहाँ? अडेयार मद्रास में। क्लियर। फिर आती है गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना तो 1913 लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना जी के प्रयासों से। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है ना, आपकी बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती। आपने ईयर भी जान लिया, आपने ये भी जान लिया कि स्थापना किन्होंने की है, स्थापना वर्ष भी आपको पता चल गया। तो ये अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। तो ए का क्या हो जाएगा? 2। और मुस्लिम लीग 1906, ये होम रूल लीग 1916। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। तो क्या याद रखना है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, दिसंबर 1885 में हुई। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ। होम रूल लीग जरूरी है जानना कि होम रूल लीग का गठन हुआ 1916 में। लेकिन होम रूल लीग सबसे पहले किसने बनाई? बाल गंगाधर तिलक जी ने या एनी बेसेंट जी ने? ये सवाल कंफ्यूज करता है। तो पहले किसने बनाई थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने। कब बनाई थी? याद रखिएगा, अप्रैल 1916 में। कहाँ? पुणे में। पुणे बेलगाम है, वहां पे इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। फिर उसके बाद बनाई है एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916 में।
पहले अप्रैल में बना दी है बाल गंगाधर तिलक जी ने, फिर सितंबर में बनाई है एनी बेसेंट जी ने। एनी बेसेंट जी ने कहाँ बनाया? अडयार मद्रास। तो पूछा जाता है कि एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग का गठन कहाँ किया? तो एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग का गठन कहाँ किया है? अडयार मद्रास में किया। और बाल गंगाधर तिलक जी ने कहाँ किया है होम रूल लीग का गठन? तो पुणे में किया है। तो कैसे भी सवाल आए बनना चाहिए कि होम रूल लीग का गठन 1916 पहली बार किसने किया? बाल गंगाधर तिलक जी ने अप्रैल 1916 में, फिर बाद में किया सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जी ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने पुणे में स्थापना की और एनी बेसेंट जी ने अडयार मद्रास में इसका हेडक्वार्टर बनाया। गदर पार्टी 1913। गदर पार्टी में दो नाम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना जी का। मैं यहां लिख देती हूं, आपको याद रखना है ये नाम, लाला हरदयाल जी। लाला हरदयाल जी एक ये थे गदर पार्टी के स्थापना में, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, और सोहन सिंह भाकना जी, सोहन सिंह भाकना। क्लियर? और यही थे जो कहे जाते हैं कि भगत सिंह जी के गुरु भी थे। क्लियर? तो इतनी चीजें याद रखिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल जी और सोहन सिंह भाकना जी के प्रयासों से, इनके प्रयासों से हुई। क्लियर? दूसरा, होम रूल लीग 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी के प्रयासों से हुई। मुस्लिम लीग 1906 और कांग्रेस 1885। क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा ये। यहाँ पे आपको इतनी चीजें एक साथ पता चलती हैं, उसका फायदा ये होता है कि एग्जाम हॉल में आपको थोड़ा सा सहायता मिल जाती है। आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं एग्जाम हॉल में कि अब हमसे कुछ भी पूछेगा हमसे बनेगा। क्लियर? तो सबसे पहले किसने की थी होम रूल लीग की स्थापना? बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, याद रखना है। और गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना जी के प्रयासों से। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है? कि राष्ट्रपति किससे परामर्श लेंगे? सुप्रीम कोर्ट से। बताइए, आर्टिकल 132, आर्टिकल 136, आर्टिकल 143, आर्टिकल 32। मतलब बात की गई है कि राष्ट्रपति किससे परामर्श ले सकते हैं? राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। अब पूछा गया है कि राष्ट्रपति जो परामर्श लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से न्याय के विषय में, कानून के विषय में, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत लेते हैं? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 143 के अंतर्गत लेते हैं सलाह, परामर्श लेते हैं, सलाह लेते हैं। किससे? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के अंतर्गत? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत लेते हैं? तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का काम करते हैं। लेकिन याद रखना है कि वो सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी बिल्कुल भी नहीं। तो राष्ट्रपति किसी मामले में, मान लीजिए कोई न्याय का मामला है, कानून का मामला है, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और वो किस आर्टिकल के अंतर्गत सलाह ले सकते हैं? तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत सलाह ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। और ये भी पूछ सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी हैं? तो आप क्या कहेंगे? नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए, ये जो सलाह मिली है इसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह किस आर्टिकल के अंतर्गत लेते हैं? आर्टिकल 143 के अंतर्गत लेते हैं। और सलाह जो लेते हैं उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी बिल्कुल भी नहीं। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह किस आर्टिकल के अंतर्गत लेते हैं? आर्टिकल 143 के अंतर्गत लेते हैं। क्लियर? तो इतनी चीज याद रखिएगा। अगला है जीडीपी किसे मापता है, या जीडीपी क्या है? बताइए, जीडीपी क्या है? राष्ट्रीय आय है, देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, केवल औद्योगिक उत्पादन है या केवल कृषि उत्पादन? तो यहाँ मैं आपको आज 3 टर्म समझाऊंगी, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों टर्म तीनों पूछे जाते हैं। देखिए, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित, कहाँ उत्पादित? याद रखिएगा, किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर जितना उत्पादन होता है, घरेलू सीमा के अंदर जितना उत्पादन होता है वो आता है जीडीपी के अंतर्गत। और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा टर्म है जीएनपी। जीएनपी में क्या शामिल होती है? याद रखिएगा, मैंने क्या कहा? घरेलू सीमा के अंदर। घरेलू सीमा के अंदर, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन है वो जीडीपी है। लेकिन इसमें विदेशों से आने वाली आय नहीं है। विदेशों से आने वाली आय किस में शामिल होती है? जीएनपी में शामिल होती है। तो जीएनपी में क्या शामिल हो जाती है? विदेशी आय। अब विदेशी आय भारत कैसे आती है? मान लीजिए आपके कोई रिश्तेदार हैं, वो कहाँ काम कर रहे हैं? अमेरिका में काम कर रहे हैं। अमेरिका से वो डॉलर अपने परिवार को तो भेजेंगे। जो डॉलर अमेरिका से भारत आ रहा है वो क्या है? विदेशी आय।
रेमिटेंसेस जिसे कहते हैं, प्रेषण जिसे कहते हैं। और जो रेमिटेंसेस बाहर से इंडिया आते हैं, कोई सऊदी अरब में काम कर रहे हैं भारतीय, अमेरिका में काम कर रहे हैं भारतीय, उनकी फैमिली यहाँ सतना में रह रही है या जहाँ भी भारत में रह रही है, तो वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं, तो वो जो पैसे वहाँ से आ रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? रेमिटेंसेस कहलाते हैं। और वो किस में शामिल होता है? जीएनपी में शामिल होता है। तो विदेशी आय किस में सम्मिलित होती है? जीएनपी में। अगला टर्म है एनएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला क्या है? एनएनपी। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। कभी कभी इनके फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं। और इसका क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर? और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का। बताइए, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? एक तो इनके फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब पूछा जाता है एक सवाल कि एनएनपी कैसे निकाला जाता है, और ऑप्शंस दे देता है कई सारे। तो याद रखिएगा एनएनपी कैसे निकाला जाता है। ये जो आपका जीएनपी है, ये जो आपका जीएनपी है, इसमें से क्या घटा दिए जाएं? क्षरण घटा दिए जाएं, यानी कि डेप्रिसिएशंस घटा दिए जाएं। और डेप्रिसिएशंस क्या होते हैं? क्षरण क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई उद्योग खोला है और उस उद्योग में मशीनों में घिसावट होती है, मशीनों में क्षरण होता है, मशीनें टूट जाती हैं, तो वो तो आपकी हानि हो गई। तो मशीनों में जो टूट फूट होती है, घिसावट होती है, वो किसके अंतर्गत आता है? इसी डेप्रिसिएशंस के अंतर्गत आता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? मशीनों में टूट फूट और घिसावट। मशीनों में टूट फूट जो होती है वो डेप्रिसिएशंस के अंतर्गत आती है। क्लियर? तो अब आपको शायद अंतर पता चल गया हो जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों टर्म है और सब तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीडीपी क्या मापता है? किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, बाहर नहीं, घरेलू सीमा के अंदर, क्योंकि इसके नाम में ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू। तो किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर जितना उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए ये भारत की सीमा है, और इस भारत की सीमा के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके अंतर्गत आएगा? जीडीपी के। इसमें विदेशी आय सम्मिलित नहीं होती है, याद रखिएगा। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और इसमें शामिल होती है विदेशी आय, जो बाहर से हमें क्या आते हैं? रेमिटेंसेस आते हैं, प्रेषण आते हैं। मतलब अमेरिका में कोई काम कर रहा है आपका रिश्तेदार, वो इंडिया पैसे भेज रहा है, तो जो डॉलर बाहर से आ रहा है वो किसके अंतर्गत आएगा? जीएनपी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जीएनपी में विदेशी आय सम्मिलित होती। और एनएनपी क्या होता है? एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। और पूछा गया सवाल है कि एनएनपी कैसे निकाला जाता है। तो एनएनपी कैसे निकाला जाता है? आप जीएनपी में से डेप्रिसिएशंस घटा दीजिए, क्षरण को घटा दीजिए। और क्षरण क्या होती है? वही जो मशीनों में आपके टूट फूट और घिसावट होती है, उसी को डेप्रिसिएशंस कहते हैं। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि मशीनों में टूट फूट और घिसावट क्या कहलाती है? तो डेप्रिसिएशंस कहलाती है, क्षरण कहलाती। तो यहाँ आपने एक क्वेश्चन में कम से कम 10 फैक्ट जान लिए हैं। और ये तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। जीडीपी में घरेलू सीमा के अंदर उत्पाद जो होता है वो शामिल है, जीएनपी में विदेशों से आने वाली आय सम्मिलित है, और एनएनपी में जीएनपी और क्षरण को घटा देंगे तो एनएनपी निकल आता है। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी का होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी का होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं सवाल में, जीडीपी क्या है? तो जीडीपी क्या है? देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। हमने जाना है किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन है वो जीडीपी होता है। तो देश की में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन होता है वही क्या है? वही आपका जीडीपी है। क्लियर? और जीएनपी में क्या है? विदेशी आय भी सम्मिलित है। पूछेगा विदेशी आय किसमें सम्मिलित है? जीडीपी में, जीएनपी में, एनएनपी में। तो अब आप कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे कि विदेशी आय किसमें सम्मिलित है? जीएनपी में। एनएनपी कैसे निकाली जाती है? जीएनपी में डेप्रिसिएशंस को हटा के। क्लियर? तो याद रखिएगा जीडीपी में है घरेलू सीमा के अंदर उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा है जो प्रोटोजोआ जनित रोग है? जो प्रोटोजोआ यानी कि पैरासाइट से होता है। कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ से होता है। रेबीज है, चिकन पॉक्स है, मलेरिया है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए कौन सा रोग है जो पैरासाइट यानी कि प्रोटोजोआ से होता है? तो आप सब जानते हैं किससे होता है। कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ से होता है? मलेरिया। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है? पैरासाइट का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से ये होता है। क्लियर? प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी जिसे कहते हैं, इस पैरासाइट से या प्रोटोजोआ से ये होता है। और किसके काटने से होता है?
और यह रोगवाहक कौन होती है इसमें? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मच्छर ये क्या होता है? इसका रोगवाहक होता है, रोगवाहक। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है जो प्रोटोजोआ से होता है। तो प्रोटोजोआ जनित कौन सा है, किस परजीवी के कारण होता है ये? तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण ये मलेरिया रोग होता है। किस परजीवी के कारण? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण कौन सा रोग हो रहा है? मलेरिया। और किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। या रोगवाहक का काम कौन करता है इस मलेरिया रोग में? तो मादा एनोफिलीज। ये जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है किस परजीवी के कारण होता है मलेरिया, तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। क्लियर? चलिए, और मादा एनोफिलीज जो मच्छर है वो रोगवाहक का काम करती है, या मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने के कारण। अगला है कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली कब हुई थी? सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली कब लागू हुई? 1900 में, 1905 में, 1909 में, 1915 में। तो आप सबको याद होगा कि 1909 का भारत शासन अधिनियम आया, और 1909 के भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? बताइए। 1909 के भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? 1909 के भारत शासन अधिनियम को जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। मार्ले मिंटो सुधार। अब एक सवाल पूछा जाता है कि इसमें सचिव कौन था और वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा, मार्ले कौन था? राज्य सचिव, ये सचिव था, और मिंटो कौन था? वायसराय था। और इसमें किसका प्रावधान किया गया? इसमें प्रावधान किया गया इस मार्ले मिंटो सुधार में, इस मार्ले मिंटो सुधार में किसका प्रावधान किया गया? सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली ये क्या थी? ये क्या बात करती थी कि यदि कोई मुस्लिम, मान लीजिए कोई मुस्लिम व्यक्ति है, वो चुनाव में खड़ा हुआ, उसको वोट कौन करेगा? सिर्फ मुस्लिम आबादी। क्या अभी जो करंट में जो चुनाव सिस्टम है, क्या उसमें ऐसा प्रावधान है? कोई भी किसी भी कम्युनिटी का इंसान खड़ा हो, उसको वोट करने का राइट हर व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आपके मोहल्ले से किसी ने पार्षदी का चुनाव लड़ा, वो मतलब नहीं है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, किसी भी कम्युनिटी का है, वो वोट सब करेंगे। लेकिन 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार आया, उसमें क्या आया? सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली, कि यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति खड़ा हो रहा है चुनाव में, तो उसको वोट कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आबादी। और कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का भी एक प्रयास था। तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली पूछा जाता है कब आई थी? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत आई। पूछा जाता है मार्ले कौन थे? वायसराय थे, राज्य सचिव थे। तो मार्ले कौन थे? सचिव। और मिंटो कौन था? वायसराय। क्लियर? इतनी चीजें याद रखनी है। और एक जो लेटर लिखा था, कहा जाता है मार्ले ने जो मिंटो को लेटर लिखा था, उसमें कहा था कि हम भारत में विषैले बीज बो रहे हैं। ये सवाल एक बार पूछा गया है कि किस भारत शासन अधिनियम में लेटर में लिखा गया था कि हम भारत में विषैले बीज बो रहे हैं। मार्ले ने लिखा था, जो राज्य सचिव था, उसने मिंटो को जो पत्र लिखा था उसमें लिखा था विषैले बीज बो रहे हैं। लेटर्स जो मिले हैं उसमें ये वर्णन है कि ये जो मार्ले सचिव था, इसने मिंटो को क्या लिखा था? एक पत्र लिखा था, उसमें लिखा था कि हम भारत में विषैले बीज बो रहे हैं। किसके माध्यम से? सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के माध्यम से। और कहीं ना कहीं पहले ब्रिटिशर्स थे, पहले अंग्रेज थे, वो भी यही करके गए, हिंदू मुस्लिम में फूट डलवाओ और राज करो। और शायद आज कहीं ना कहीं जब चुनाव आते हैं तो फिर से मुद्दे उठते हैं, फिर से चीज़ें होती हैं, और हम पड़ जाते हैं इस मामले में कि हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई। सबसे पहले हम इंसान, सबसे पहले मानवता है। ये हिंदू मुस्लिम ये कुछ नहीं है। ये धर्म की जो चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं समाज द्वारा, चीज़ें द्वारा। किसी भी धर्म से पहले इंसानियत आती, लेकिन इंसानियत आजकल पीछे हो जा रही है और धर्म कहीं ना कहीं आगे हो जा रहा है। हर धर्म ये सिखाता है मानवता की रक्षा करना। कोई धर्म नहीं सिखाता है कि मानवता का हनन करो और उसके बाद आगे बढ़ो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हम लोग क्यों ना। तो सबसे पहले मानवता को आगे रखिए। ये धर्म के मुद्दे, ये धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ पहले भी जारी रही हैं और लोगों ने राज किया है, और आज भी जारी हैं और लोग राज कर रहे हैं। तो ये मुद्दे जब उठे तो कोशिश किया करिए शिक्षा के मुद्दे उठाने की, रोजगार के मुद्दे उठाने की, सुशासन के मुद्दे उठाने की, ना कि ये मुद्दे कि कौन किस धर्म से रिलेट कर रहा है। चलिए आ जाते हैं वापस। तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली कब लागू हुई थी? तो 1909 में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। एक सवाल और पूछा जाता है कि वायसराय की
कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा, यहीं कहीं लिख देते हैं कि वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। पूछा जाता है ये सवाल कि वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? शामिल होने वाले फर्स्ट भारतीय कौन थे? किसी को नाम पता है क्या कि वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। कौन? एसपी सिन्हा जी ने कहा जाता है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। तो याद रखिएगा कि वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये सवाल पूछा जाता है। तो वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, एसपी सिन्हा जी। क्लियर? तो याद रखिएगा वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उसमें शामिल होने वाले, क्योंकि जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उसमें अंग्रेज ही होते थे, जो नियम कानून बनते थे उसमें अंग्रेजों का ही प्रभुत्व रहता था, लेकिन पहले भारतीय जिन्हें वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया तो वो कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा जी। क्लियर? और 1909 का माल्य मिंटो सुधार किससे संबंधित है? सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली से। तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली कब आई? 1909 के भारत शासन अधिनियम में। क्लियर? जिसे किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। चलिए आगे बढ़िए। टाइफाइड की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट होता है? साइंस भी तो आनी है ना आपके एग्जाम में, तो ये सब तो क्वेश्चन आएंगे ही, और ये पूछा गया सवाल है प्रीवियस ईयर में। टाइफाइड की पुष्टि के लिए कौन सा उपचार किया जाता है या कौन सा रासायनिक परीक्षण किया जाता है? बताइए। एलिसा, ESR, PCR या विडाल टेस्ट? तो आप सब जानते हैं कि एलिसा तो एड्स के लिए किया जाता है। जो एलिसा टेस्ट होता है किसके लिए होता है? एड्स के लिए। PCR भी शायद एड्स के लिए ही होता है। और ESR टेस्ट TB के परीक्षण के लिए, संक्रमण के, इन्फेक्शन के परीक्षण के लिए होता है। और टाइफाइड टेस्ट के लिए कौन सा परीक्षण होता है? विडाल टेस्ट। तो याद रखिएगा, पूछा था टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो याद रखना है कि टाइफाइड के लिए होता है विडाल टेस्ट। और ये पूछेगा एलिसा किसके लिए होता है, तो HIV एड्स के लिए होता है। PCR किसके लिए होता है? HIV एड्स के लिए, ये भी है। और ESR टेस्ट किसके लिए है? TB और इन्फेक्शन के लिए होता है ये। तो पूछा था टाइफाइड की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो टाइफाइड की पुष्टि के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। और एलिसा और PCR किसके लिए किया जाता है, तो एलिसा और PCR HIV एड्स के लिए किया जाता है। और ESR किसके लिए किया जाता है? TB के लिए। तो अगर आपको ये टेस्ट पता है लाइन से तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं आंसर। एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं ऑप्शंस को? ऐसे कि जैसे आपको पता था कि एलिसा मान लीजिए एड्स के लिए होता है और PCR भी उसी के लिए, और ESR टेस्ट है TB के लिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विडाल। तो विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए। तो इस वजह से ऑप्शंस के साथ पढ़ने का फायदा ये होता है कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो एलिसा और PCR एड्स के लिए है और ESR याद रखिएगा TB के लिए। और विडाल टेस्ट है टाइफाइड के लिए। भारत में GST कब लागू हुआ? गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में कब लागू हुआ? बताइए। भारत में GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2016, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017, 1 जनवरी 2018। GST कैसा कर है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर कैसे है? अप्रत्यक्ष कर ऐसे है कि सरकार इसे आपसे डायरेक्ट वसूलने नहीं आ रही है। आप कोई चीज जब सामान खरीदते हैं तो उसमें आपको GST लिखा मिलता है। सरकार डायरेक्ट आ रही है क्या GST लेने? आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, उसमें बिल में लिखा होता है GST। सरकार डायरेक्ट आ रही है कि आपसे GST लेने? नहीं। तो जब आप डायरेक्ट सरकार को नहीं दे रहे हैं तो सरकार कैसे ले रही है? इनडायरेक्ट तरीके से। तो GST कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। और GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भारत में कब लागू हुआ? बताइए कब लागू हुआ भारत में? तो भारत में GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। भारत में कब लागू हुआ था ये? 1 जुलाई 2017 को। पूरे विश्व में सबसे पहले GST को किसने लागू किया था? तो याद रखिएगा 1954 में पूरे विश्व में सबसे पहले GST को लागू करने वाला देश था फ्रांस। तो सवाल पूछा जाता है कि फर्स्ट बार पूरे विश्व में GST को किसने लागू किया? तो पूरे विश्व में GST को लागू करने वाला था फ्रांस। क्लियर? GST से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो आप सबको पता है 101वां संविधान संशोधन। 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है? GST से संबंधित है। तो भारत में GST कब लागू हुआ है? याद रखिएगा भारत में GST लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 को। और पूरे विश्व में GST को सबसे पहले किसने लागू किया था? तो फ्रांस ने लागू किया था। सवाल पूछा गया सवाल। GST कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर। GST से संबंधित कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है यानी कि संविधान संशोधन है? तो 101वां।
क्लियर? तो याद रखना है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अभी हमने जाना कि जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है और जीएसटी से संविधान संशोधन 101वां है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। अब बता दीजिए कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है आप सबके सामने, प्रधानमंत्री जी, आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति जी। कौन होते हैं जीएसटी परिषद के अध्यक्ष? जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के वित्त मंत्री। तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के वित्त मंत्री। और जीएसटी को पूरे विश्व में सबसे पहले लागू करने वाला देश कौन सा था? फ्रांस था। क्लियर? और भारत में कब लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017। और जीएसटी परिषद के हेड कौन है? जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के वित्त मंत्री होते हैं। क्लियर? अगला सवाल, ये आंदोलन दिए गए हैं और कह रहा है मैच करिए कॉलम इनके जो ईयर हैं उनसे। पहला है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, चंपारण। बता दीजिए स्वदेशी कब हुआ था? स्वदेशी कब स्टार्ट हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हो गया? उसी के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। कलकत्ता के टाउन हॉल से किसकी शुरुआत हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की। तो स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ? स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। 7 अगस्त 1905 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई कलकत्ता के टाउन हॉल से। क्लियर? दूसरा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। और ये क्यों चालू हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919, रूल एक्ट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा जाता है, बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, उसी के विरोध में गांधी जी ने क्या चालू किया? असहयोग आंदोलन चालू किया। लेकिन फिर हुई चौरा चौरी की घटना और उसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 को। कब? जब गांधी जी ने साबरमती आश्रम से क्या शुरू की? डांडी यात्रा शुरू की। और 6 अप्रैल 1930 को जाके डांडी में क्या तोड़ा? नमक कानून तोड़ा। और उसी को जाना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। क्यों? तिनकठिया प्रथा के विरोध में। अंग्रेज नील की खेती कर रहे किसानों पे अत्याचार कर रहे थे, तो उस नील की खेती के विरोध में जो शुक्ल थे, कौन से? राजकुमार शुक्ल, उनके बुलाने पे, किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, उनके बुलाने पे गांधी जी चंपारण गए और आंदोलन किया। तो गांधी जी का भारत में इसे पहला सत्याग्रह भी कहा जाता है, चंपारण सत्याग्रह को। क्लियर? कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो हमने क्या जाना? स्वदेशी कब हुआ है? 1905 में, तो पहले का सेकंड। असहयोग आंदोलन हुआ है 1920 में, बी का 4। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है 1930, 3। और ये तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? तो ये आंदोलन आपको याद रखने हैं और आपको कहानी भी पता होनी चाहिए कि आखिर क्या हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन, मॉडर्न इंडिया इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको आज़ादी किन चीज़ों से होते हुए मिली है। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। फिर आता है असहयोग आंदोलन। ये क्यों शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 को। क्यों हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। रूल एक्ट आया, बिना अपील बिना दलील का कानून, कि अंग्रेज जिसे चाहे उसे बंदी बना लें और उसे मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश भी नहीं करेंगे, जब तक चाहे बंदी बना के रखें। बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। तो इसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया 1 अगस्त 1920 को। लेकिन फिर वही गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में हो गई चौरी चौरा की घटना 1922 को। और इस हिंसक जो प्रदर्शन हुआ जिसमें थाने में आग लगा दी गई थी आंदोलनकारियों द्वारा, इससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को, जिसे डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। 12 मार्च को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की। कहाँ की? डांडी तक की यात्रा, अपने 78 अनुयायियों के साथ। और डांडी पहुंच के उन्होंने 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। और इसी को क्या कहा जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। और ये था अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून के विरोध में। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह। किसके बुलाने पे गांधी जी चंपारण गए थे? राजकुमार शुक्ल जी थे, किसान नेता हैं, उनके बुलाने पे गांधी जी चंपारण गए थे। और गांधी जी ये किसके विरोध में किया? तो तिनकठिया प्रथा थी। अंग्रेजों द्वारा नील की खेती कर रहे किसानों पर एक तिनकठिया प्रथा लागू की गई थी, उसी के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। कब? 1917 में। और ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह माना जाता है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ आंदोलनों से रिलेटेड याद रखनी है। हम इस तरीके से जब पढ़ते हैं तो हमको कई सारी चीजें एक जगह पता चल जाती हैं।
और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ें, ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और बस हमारा यही प्रयास रहता है कि कल की जो प्रैक्टिस सीरीज वाली वीडियो डाली गई थी, आज ये सेकंड वीडियो है जो इस क्लास में पहली बार है, जाके कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए गए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे आपके सवाल। आज आपकी प्रैक्टिस का ये जो सेशन था वो कंप्लीट होता है और आपको जो एक काम करना है, आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको कमेंट करके ये बता देना है कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं, किस स्टेट से, किस जिले से, किस गांव से, किस शहर से, जरूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। आपके लाइक कमेंट्स ही मोटिवेट करते हैं अगले दिन क्लास लाने के लिए। तो अगर आपका रिस्पांस अच्छा समझ में आया, आप सब कमेंट करिएगा कि ये जो सीरीज दिल्ली पुलिस की हमने स्टार्ट की है इसको कंटिन्यू करना है या नहीं। आपके कमेंट ही डिसाइड करेंगे कि चीजें हम कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपको ये सीरीज चाहिए, कंटिन्यू करना है तो कमेंट में बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके आसपास जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, फ्री की क्लास है, कोई पेड कोर्स नहीं है, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जा रहा आपसे। उम्मीद बस इतनी की जा रही है कि इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे उन लोगों तक जो आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं, शायद उनकी भी हेल्प हो जाए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो शायद उनके लिए भी मददगार हो जाए। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं हर क्लास में बोलती हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं खरीद सकते वो बैच। हमारे लिए जो अमाउंट बहुत कम है, उनके लिए वो अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो बस एक फ्री की क्लासेस हैं, फ्री की सीरीज है, आराम से पढ़िए, लेकिन वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। तो नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन जरूर दबा लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकॉन नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, तो आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने लग जाएगा। बताइएगा कि कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ये सीरीज कंटिन्यू करना है या नहीं। तब तक ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं अगले ही क्लास में। जय हिंद, जय भारत।